सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से आप लोग ये टॉपिक पढ़े होंगे आज बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ने और समझने वाले हैं। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा जो कि आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। देखिए, ये जो बायो-सेवर्ट लॉ है ये क्या करता है कि इसके द्वारा हम लोग कोई भी ऐसा तार, कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मेजर करते हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी मान लीजिए ये तार है, अगर इस तार में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो चूंकि करंट फ्लो तभी करता है जब इलेक्ट्रॉन, इस तार में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस तार में इस डायरेक्शन में गति कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है तो इसका मतलब चार्ज गति कर रहा है, और जब भी कोई चार्ज मोशन में होता है, गति में होता है, तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यही कारण है कि जब किसी तार में करंट फ्लो करता है तो उस तार में बहने वाले उस करंट के कारण उस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ बिल्कुल बेसिक लॉ है जिससे किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर से किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस, दूरी पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। ये बायो-सेवर्ट लॉ उसी नियम से जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम का नियम है, उसी से रिलेटेड है। कूलाम के नियम में अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, तो आप जानते हैं कोई भी चार्ज अगर स्थिर होता है तो उसके द्वारा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो अगर ये चार्ज स्थिर है, स्टैटिक है, तो इसके द्वारा मान लीजिए यहाँ पे r दूरी पे कोई पॉइंट P है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं वो E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई होता है R स्क्वायर। सिंपल हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं किसी भी चार्ज के द्वारा, क्योंकि वो चार्ज स्थिर है। जब यही चार्ज गति करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा होगा ही, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा। और किसी तार में अगर चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ से मापते हैं। अब यहां पे देखिए, इसको अच्छे से समझिए। A current carrying conductor producing a magnetic field around it, which is experimentally determined by बायो-सेवर्ट लॉ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे एक तार है, तार RQ। अब इस तार में यहाँ मान लीजिए एक करंट फ्लो कर रहा है, करंट मान लीजिए यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा ही होगा इस तार के चारों तरफ। उसे मैग्नेटिक फील्ड की हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पॉइंट P पे, ये जो पॉइंट P है। तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर हम लोग सीधे फॉर्मूला लिख लेते हैं, या सीधे पूरे चार्ज के द्वारा सीधे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे निकाल लेते हैं। वहां पे यहाँ पे वो केस संभव नहीं होगा। यहाँ पे पूरे तार में करंट फ्लो कर रहा है, पूरे तार के द्वारा इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सीधे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं फिर से बता रहा हूं, सीधे पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस तार में बहने वाले करंट के कारण कितना होगा पॉइंट P पे, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते सीधे। क्यों नहीं कर सकते, इस बात को जरा समझिए। मान लीजिए यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर करंट इस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर जा रहा होगा। अब किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लीजिए, अब ये इलेक्ट्रॉन जब तक स्थिर रहेगा तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही नहीं होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करेगा तब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के कारण ही पैदा होगा। तो अब अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो यहां से इस पॉइंट P की दूरी कुछ और होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन गति करते हुए यहाँ पे आ गया तो यहाँ से इस पॉइंट P की दूरी कुछ और होगी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से इसकी दूरी कुछ और होगी, और ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से इस पॉइंट P की दूरी कुछ और होगी। केस में पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड का पैदा होना एक डायनेमिक फिनोमिना है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रुक जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ही खत्म। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है इस वायर में, तो इलेक्ट्रॉन गतिशील है, तो आप पूरे वायर के द्वारा एक ही बार में कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर सकते हैं जबकि पोजीशन हमेशा चेंज हो रहा है।
यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे एक तरीका अपनाया जाता है, और वो तरीका ये अपनाया जाता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तार का एक कोई छोटा सा सेगमेंट हम लोग कट कर लेते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट। मान लीजिए ये छोटा सा यहाँ पे एक सेगमेंट डीएल कट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये डीएल तार के द्वारा, यहाँ डीएल चूंकि करंट जितना फ्लो कर रहा है उतने ही इतने लेंथ में भी फ्लो करेगा जितना मैंने रेड किया है। तो पहले हम लोग ये डीएल लंबाई का जितना तार है इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं। माने पूरे तार के द्वारा एक बार में नहीं निकालेंगे, इस छोटे से लंबाई डीएल के द्वारा यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, जिसको हम छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डी भी बोलेंगे। फिर उसके बाद पूरे तार के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग एक छोटा सा इसका लेंथ एलिमेंट डीएल कट कर लेंगे, अब जाके यहाँ इस पॉइंट से लेके पॉइंट पी तक की दूरी फिक्स हो गई कि ये आर है दोनों के बीच की दूरी। जैसे ही ये दूरी फिक्स हो गई वैसे ही हम लोग छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी निकाल लेंगे। फिर पूरे तार पे निकालने के लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए अगर आप लोगों को कोई अच्छा से पढ़ाया होगा बेसिक क्लासेस में तो इंटीग्रेशन का मतलब जरूर बताया होगा। अगर नहीं बताया तो मैं 1 मिनट में आपको, क्योंकि मैंने वादा किया है कि इसमें मैं आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ना, जैसे यहाँ पे ये समेशन आप लोग जानते हैं ना, समेशन जोड़ना। जैसे मान लीजिए ये पूरा एक बड़ा सा तार है, मैं इस तार को यहाँ पे मान लीजिए कुछ भागों में बांट देता हूं यहाँ पे, और एक तार के द्वारा मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं, ये छोटे से तार के द्वारा, इसके द्वारा, फिर मैं इसके द्वारा निकालता हूं। फिर ये जितना मैंने छोटा छोटा पार्ट किया है सभी छोटे छोटे पार्ट के द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं। मान लीजिए इतने तार के लंबाई द्वारा मैग्नेटिक फील्ड B1, इसके द्वारा B2, इसी प्रकार B3, B4, B5, B6 आया। तो पूरे तार के निकालने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 प्लस B3 पूरा जोड़ देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस तार के द्वारा आ जाएगा। ये तो हुआ समेशन, मतलब हम पूरे मैग्नेटिक फील्ड को सम कर दिए पूरे तार के लंबाई के लिए। लेकिन जब ये इंटरवल बहुत ही स्मॉल होता है, जब ये तार का जो सेगमेंट हम लोग ले बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल भागों में इसको कट करें, और मान लीजिए प्रत्येक स्मॉल भाग एकदम बराबर है छोटा छोटा तार का, और जो प्रत्येक वो छोटा छोटा भाग है वो क्या है, डीएल है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ये जो समेशन है ये इंटीग्रेशन में रिप्लेस हो जाता है। तो ये जो मान लीजिए एक तार के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड डीबी हुआ छोटे से डीएल लेंथ के लिए, तो पूरे लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, पूरे लेंथ के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे लेंथ के लिए। तो ये जो समेशन है एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन, ये दोनों जुड़े हुए हैं। जब इंटरवल बहुत ही स्मॉल हो जाता है तो समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। तो टेक्निकली इसका मतलब ये हुआ कि इस तार को मैंने इनफाइनाइटली छोटे छोटे भागों में बांट दिया है, डीएल भागों में। एक भाग के द्वारा निकाल लिया, पूरे तार के द्वारा निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इस तार का लिमिट रख देंगे। मान लीजिए इसकी लंबाई L है तो 0 से इस तार की लंबाई कैपिटल L रख देंगे, और जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे लेंथ के लिए, ये इंटीग्रेशन का मतलब हुआ ना, ये जो डीएल छोटे से लंबाई के लिए ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, इसको 0 से लेके पूरे तार L लंबाई के लिए इसको जोड़ दे। यही होता है इंटीग्रेशन का व्यवहारिक मतलब, ठीक है। तो यही हम लोग टेक्निक अपनाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड के केस में हर जगह लगभग यही टेक्निक अपनाई जाती है। इसको भी मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि इसको थोड़ा सा यूज है हमारा अभी और आगे भी। तो देखिए हम लोग यही काम करने वाले हैं। अच्छा, यहीं पे आप लोगों को मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता देता हूं, समझा देता हूं। देखिए कोई भी तार में अगर ये करंट फ्लो कर रहा है तो आप एक काम करिए, इस तार को अपने हथेली में पकड़िए ऐसे हाथ में, इसको राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे हम लोग इससे करेंगे। तो आप जब इसको पकड़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो चारों अंगुली हैं ये इस तार को राउंड से जब आप अंगुली घुमाएंगे तो ये अंगुली, इधर वाला अंगुली आपके तरफ आ रहा होगा। तो इसका मतलब जब किसी भी तार में यहाँ पे मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है और आपका अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा होगा। जैसे इसको बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं ये मान लीजिए ये अंगुली बना दिया, और जब इसको आप पकड़ेंगे तो ये आपका अंगूठा हो गया। इस प्रकार से आप इसको पकड़ेंगे तो ये जो अंगुली है देखा जाए तो यहाँ पे ये जो अंगुली, जब इसको आप इसको गोल घुमा के अपने अंगुली को इसको गोल घुमाएंगे तो ये चारों उंगलियां आपकी ओर आती हुई दिखाई देंगी और ये अंगूठा ऊपर की ओर। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है ये आपके अंगूठे की दिशा में होगा। तो ये अंगूठा अगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो ये जो उंगली आपकी ओर आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। इसका मतलब इस तार में अगर ऊपर की ओर करंट जा रहा है तो इस तार के लेफ्ट साइड में, इधर के साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपकी तरफ आएगा।
यानी इस प्लेन, ये जो पेपर का जो प्लेन है, इससे ऊपर की ओर, बाहर की ओर निकल के आपकी ओर आएगा। तो इसको हम लोग डॉट से दर्शाएंगे। क्यों डॉट से दर्शाया जाता है अभी बताएंगे। जबकि इस तार के राइट साइड, इस साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन पेपर के अंदर की ओर जाएगा। कैसे, जरा आप उसी अंगुली को घुमाइए, जरा आप ऐसे घुमाइएगा तो ये अंगुली अगर इधर से घूम के ऊपर की ओर आ रहा है, तो जब आप इसको घुमाएंगे एक राउंड, तो ये अंगुली वापस इधर से अंदर की ओर भी तो जाएगा। आप वो पूरा ऐसे हथेली घुमाइए, अंगूठा ऊपर की ओर ही रहेगा। तो ये जो अंगुली इधर से ऊपर की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था, जब इसको घुमा के ऐसे अपने इधर की ओर अपना हाथ मरोड़ेंगे, तो ये अंगुली इधर से अंदर की ओर धंसता हुआ दिखाई देगा। तो ये तार के यहाँ पे राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इस पेपर, जो प्लेन का पेपर, उसके अंदर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। तो अंदर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्रॉस से दर्शाएंगे। अब ये पूरा मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, किसी भी तार में अगर करंट फ्लो कर रहा है इससे ऊपर की तरफ, तो इसके राइट साइड में, ध्यान है ऊपर की तरफ लिया हूं, अगर यही तार में उल्टा करंट इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, इधर करंट इस डायरेक्शन में, तो जब आप इसको अब उल्टा करेंगे तो आपका अंगूठा नीचे चला जाएगा। हाँ, तो इधर आपको अंगुली आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस साइड अंगुली आपका धंसते हुए दिखाई देगा, प्लेन ऑफ पेपर के, माने अंदर की ओर जाते हुए दिखाई देगा। तो इसको हम लोग क्रॉस से दर्शाएंगे। अंगूठा करंट के डायरेक्शन में होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी किसी एक केस को ले लीजिए, दोनों केस में कंफ्यूज नहीं है, इस केस को लीजिए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, तार के राइट साइड में ये क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, और डॉट मतलब बाहर की ओर। ये क्रॉस और डॉट इससे दिखाया जाता है कि आप जब कोई तीर अगर ऐसे देखते हैं, ये मान लीजिए तीर होता है, तो तीर का ये नुकीला क्या होता है, ऐसे ये नुकीला इधर होता है, और जो पिछला भाग होता है जिसको धनुष में फंसाया जाता है, वो ऐसे होता है। तो जब आप इस तीर को सामने से देखेंगे तो आपको डॉट दिखाई देगा। यानी तीर जब आपकी ओर आता हुआ आ रहा है, तो आप तीर को सामने से देखेंगे तो आपको केवल डॉट दिखाई देगा। इसीलिए जब मैग्नेटिक फील्ड सामने की ओर से आता हुआ दिखाई देगा आपकी ओर, तो हम लोग डॉट लगाते हैं। और जब तीर आपसे दूर जाता हुआ दिखाई देगा, मान लीजिए इस साइड में तीर इस पेपर के प्लेन में धंसता हुआ दिखाई देगा, तो आप तीर को पीछे से देखेंगे तो तीर का पिछला भाग आपको ये ऐसे क्रॉस दिखाई देगा। तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे क्रॉस करता हुआ दिखाई देते हैं कन्वेंशन में। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर हो गया। ये डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से जो निकाले हैं, इसको जब हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे बायो-सेवर्ट लॉ का, तो वहां पे जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उससे भी वेरीफाई करेंगे कि ये क्या वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए अभी मैं उसको वापस इस डायग्राम पे आऊंगा। सॉरी, इसको मिटाना नहीं चाहिए था। एक मिनट, यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे ये इस साइड डॉट है, क्योंकि करंट ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। आई, अब चलिए जल्दी से थ्योरी देख लेते हैं, तो एक बार फिर मैं वापस आऊंगा फॉर्मूला डिराइव होने के बाद डायरेक्शन को एक बार और समझाने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक मिनट, सॉरी, हाँ चलिए यहाँ पे देखिए, इसको आप लोग हिंदी में देख लीजिए। यहाँ पे वैद्युत धारा बहते हुए किसी चालक के द्वारा उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसे बायो-सेवर्ट नियम के द्वारा मापा जा सकता है। अच्छा, डायग्राम मैंने शायद समझाया नहीं। ये तार PQ है, ये छोटा सा लंबाई मैंने कट किया DL। अब इस लंबाई के द्वारा इस पॉइंट P पे, जो कि R दूरी पे है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं DB है, इसी को हम लोग निकालेंगे। एक चीज और, ये जो DL लेंथ मैंने कट किया है इस तार का छोटा सा, ये जो है, ये और जो R वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। अब आप ये बोलेंगे थीटा का मैं तीर इस साइड क्यों घुमाया हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा भी वेट करिए। यानी DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा बन रहा है। अब देखिए, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL ऑफ ए कंडक्टर थ्रू विच ए करंट I इज फ्लोइंग। लेट DB इज ए स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू to a small element DL at point P having position vector R and theta is the angle between DL and R। मतलब माना किसी वैद्युत धारा बहते हुए तार के एक छोटे से भाग DL में I धारा के कारण तार से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र DB है, जहां R वेक्टर और DL के बीच बना कोण थीटा है। अब बायो-सेवर्ट लॉ से, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ ये चार स्टेटमेंट को बताता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो DL, जो छोटा सा लेंथ DL है तार का, जिसमें I धारा बह रहा है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो उस करंट के प्रोपोर्शनल होगा, और जो आपने छोटा सा वो लंबाई तार का कट किया है उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, और साइन थीटा के फैक्टर के प्रोपोर्शनल होगा। जबकि DL लेंथ और पॉइंट P के बीच की जो दूरी R है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के।
ठीक है। अब ये चारों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो यहां पे निकल के आएगा dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक यहाँ पे परमिएबिलिटी कांस्टेंट आ जाता है, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, म्यू को हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर ऊपर हो जाएगा, dl क्रॉस r इंटू आर, dl क्रॉस r बटे r क्यूब। समझ में आया? ये यहां से ये फॉर्मूला कैसे आया इसको जरा आप समझेंगे ना। एक्चुअल में जब वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे करते हैं ना तो पहले एक यूनिट वेक्टर आएगा n कैप। अब ये जो यूनिट वेक्टर जो ये n कैप होता है ना, ये वो यूनिट वेक्टर होता है जो dl वेक्टर और r वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो चूंकि ये दोनों के परपेंडिकुलर जाता है इसलिए हम dl और r वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे लगा देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो तीसरा वेक्टर c आएगा वो c वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, और वो c वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। यानी dl क्रॉस r, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर से जो कुछ भी आ रहा है b db यानी मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड इस लंबाई dl लंबाई l के भी लंबवत होगा और r के भी लंबवत होगा। अब इसको हम देखें कैसे, तो चलिए अपने डायग्राम पे आते हैं। देखिए यहाँ पे वापस अब मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख देता हूं जो अभी अभी आया है, dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे ये आई तो मान लीजिए वो तो वेक्टर है नहीं, आई dl क्रॉस आर बटे यहाँ पे आर क्यूब। आप देखिए जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो एक आर ऊपर से एक आर कैंसिल कर देगा तो ओवरऑल ये नीचे आर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है ना, वो जो बायो-सेवर्ट का लॉ का एक स्टेटमेंट था dB इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो आप सोच रहे हैं ये आर क्यूब आ गया, तो ये एक्चुअल में आर क्यूब नहीं आया है, ऊपर एक आर है ना, तो डायमेंशनली एक आर कैंसिल करके वो नीचे आर स्क्वायर ही बनाएगा। लेकिन यहाँ पे अब एक बात समझने वाली बात है, यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोग देखिए, इसमें बाकी सब जो ये पार्ट है स्केलर वाला पार्ट, ये क्यूब इतना आप हटा दीजिए तो आपको dl क्रॉस r दिखाई देना चाहिए। यानी अगर dB को मैं वेक्टर c मान लूं और dl को अगर मैं a मान लूं और r वेक्टर को मैं b वेक्टर मान लूं तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो ये दो सदिशों का सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट है। तो दो सदिशों के सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर बनता है वो दोनों के लंबवत होता है। तो dl वेक्टर देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये dl वेक्टर है जो कि इसी प्लेन में है, इसी पेपर के प्लेन में है। ये r वेक्टर है जो कि ये भी इसी पेपर के प्लेन में है। लेकिन जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे dl क्रॉस r, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये क्रॉस से जो यहाँ पे दर्शाया है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो इस प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है या इसके अगर आप लेफ्ट साइड निकालेंगे तो जो बाहर आएगा तो वो इस प्लेन ऑफ पेपर के या तो अंदर की ओर जाएगा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, या तो बाहर की आ रहेगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड भी इस r वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, dl के भी परपेंडिकुलर हो, इसीलिए क्रॉस से दर्शाया गया है। मान लीजिए अंदर की ओर जा रहा है, इसके अगर आप इसको मोबाइल में देख रहे हैं तो आपके मोबाइल को ये छेदते हुए दूसरी तरफ निकल जा रहा है, और जो dl वेक्टर है और जो r वेक्टर है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन के प्लेन में ही है। dl वेक्टर r वेक्टर ये दोनों वेक्टर आपके मोबाइल की स्क्रीन के प्लेन में है, जबकि ये क्रॉस वाला ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके मोबाइल की स्क्रीन को छेदते हुए पीछे से निकल जा रहा है। तो ये आपकी स्क्रीन के प्लेन के लंबवत हुआ ना, पीछे की ओर जो निकल रहा है तो वो dl और r के भी लंबवत होगा। अब आप में से कोई बोल सकता है कि सर जब आपने फॉर्मूले को वेक्टर में एडजस्ट किया तो r क्रॉस dl क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं इसके राइट साइड लिया हूं। देखिए dl क्रॉस r दो सदिशों का सदिश गुणन में मैंने जब आपको बताया था फर्स्ट a क्रॉस b, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने चार उंगलियां a वेक्टर पे रखिए और उनको b की ओर मरोड़िए। a क्रॉस b का मतलब ये हुआ a वेक्टर को, जैसे देखिए सुनिए, ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर, अच्छे से समझिएगा। ये है, यहाँ पे अगर नहीं समझ में मैं यहाँ पे बना रहा हूं, देखिए ये है एक वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर, इसको मैं मान रहा हूं a वेक्टर और इसको मान रहा हूं b वेक्टर। अब a क्रॉस b निकालने का मतलब ये हाथ की चार उंगलियां a पे रखिए तो अंगूठा ऑटोमेटिक आपका अंदर की ओर चला जाएगा, तो उसको b की ओर घुमाइए अपने चारों उंगलियों को।
मतलब ये जो 1 2 3 4 यहाँ उंगलियां हैं और ये अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, इस अंगुलियों को इधर आप घुमाइए तो अंगूठा तो अंदर की ओर चला जाएगा प्लेन। तो ए क्रॉस बी का मतलब हुआ कि ए वेक्टर को बी की ओर घुमाइए तो अंगूठा नीचे की ओर जा रहा है, और ये किधर आप घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज में। तो ए क्रॉस बी यानी ए को क्लॉकवाइज बी की ओर घुमा रहे हैं, तो जो इनका ए क्रॉस बी जो सी आएगा वो इस प्लेन के अंदर की ओर जाएगा। अब अगर बी क्रॉस ए करते हैं, ये देखिए बी क्रॉस ए, यानी अब आपकी चार उंगलियां यहां आ जाएंगी और अंगूठा ऊपर की ओर चला जाएगा, और इसको जब आप घुमाएंगे ए की ओर, ये बी को ए की ओर घुमाइए चारों उंगलियों को, तो अंगूठा ऊपर की ओर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। माने इस केस में ये जो है प्लेन से ऊपर की ओर बाहर की ओर आएगा। ठीक है, यही चीज उसमें भी लागू होता है ना। तो यही अच्छा बता रहे हैं, यही देखिए यही यहाँ पे डीएल क्रॉस आर है, मतलब आप डीएल को घुमाइए आर के क्रॉस तो आपका अंगूठा प्लेन के अंदर की ओर जाएगा। यही कारण है कि ये जो राइट साइड ये जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे है वो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की ओर अंगूठा के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप लोग ये जो एक्सिस बनाते हैं, ये देखिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये देखिए यहाँ पे ये आई कैप हो गया एक्स एक्सिस के अलावा, और ये मान लीजिए जे कैप हो गया वाई एक्सिस के अलावा, और ये के कैप हो गया। अब मैं इसे तुलना करके बता रहा हूं, मान लीजिए जे कैप के डायरेक्शन में डीएल है, आई कैप के डायरेक्शन में आर है, तो जब आप ये डीएल क्रॉस आर वेक्टर यानी जे क्रॉस आई करिए, तो जे क्रॉस आई करेंगे यानी जे को आई के अलॉन्ग घुमाएंगे तो आपका अंगूठा नीचे की ओर जाएगा, पीछे की ओर। तो आप जानते हैं जे क्रॉस जे कैप, वैसे भी आप लोग को सिखाया गया है जे कैप क्रॉस कैप क्या होता है, माइनस के कैप। माइनस के कैप मतलब ये निगेटिव जेड एक्सिस यानी ये पीछे की ओर यहां जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं आप अगर यहाँ पे आई क्रॉस जे कैप करिए यानी आई को जे की अलॉन्ग घुमाइए, तो जैसे ही आप घुमाएंगे आपका अंगूठा बाहर की ओर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे चारों उंगलियों को रख के घुमाइए, आप खुद से नहीं समझ में आ रहा तो वो जाके आप लोग खोजिएगा वेक्टर प्रोडक्ट, दो सदिशों का सदिश गुणन वेक्टर प्रोडक्ट, वहां मैं डायग्राम से समझाया हूं। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले यूनिट 1 के नोट्स वाले लेक्चर में होगा। तो यहाँ पे अब आई क्रॉस जे, तो ये भी तो आप लोग जानते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप होता है, ये पॉजिटिव में। तो के कैप यानी इसको आर क्रॉस डीएल करेंगे तो ये बाहर की ओर आता हुआ दिखाई देगा, के कैप यानी इस वाले डायरेक्शन में बाहर की ओर। तो समझ में आया, यहाँ पे दोनों तरह से मैंने डायरेक्शन को वेरीफाई कर दिया। पहला राइट हैंड थंब रूल, इसको पकड़िए, यहाँ पे ये अंदर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, इस साइड अगर निकालते तो बाहर की साइड आता हुआ दिखाई देता। फिर यहाँ फॉर्मूला से डीएल क्रॉस आर है तो डीएल को आर की ओर घुमाएंगे तो अंगूठा नीचे की ओर, यानी इस डायरेक्शन में, यानी इधर राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा। अगर यही लेफ्ट साइड में अगर किए होते तो यहाँ पे डीएल क्रॉस आर इस डायरेक्शन में घूमता। फिर ये डीएल है, इधर आर, अगर मैं इसको लेफ्ट डायरेक्शन में इधर मान लीजिए आर वेक्टर लेता, ये डीएल वेक्टर, तो इस बार डीएल क्रॉस आर इधर आता, डीएल क्रॉस इधर आता, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज चला गया। इस केस में देखिए, इस केस में क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज में अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। इस केस में डीएल क्रॉस आर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में अंगूठा आप की ओर, मतलब इधर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, इस प्लेन के बाहर की ओर आप की ओर आता हुआ दिखाई देगा, निकलता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसको डॉट से इधर दर्शाएंगे। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, आ भी गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए, पिछले लेक्चर्स देखिए, खासकर वेक्टर प्रोडक्ट, दो सदिशों का सदिश गुणन जो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया है उसमें डायरेक्शन क्लैरिफाई हो जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बायो सेवर्ट लॉ के बारे में था, इसमें हमने काफी कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को सिखाया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक से मिलेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।